everyone, I am Rajni Bahuguna. I welcome you to Maths Easy. Today's topic is solution of system of linear equation with the help of inverse of a matrix. किसी आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल किस तरीके से निकाला जाता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम ले लेते हैं, a1x प्लस b1y plus c1z is equals to, let us say d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं x, y and z। Now how to find the values of x, y, z with the help of inverse? Let us see that. The same thing we can write like this. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x, y और z के, उनको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं ऐसे लिख रही हूँ x, y, z, और इसको भी मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख दूंगी d1 d2 d3। अगर आप देखें, अगर हम इस पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई जिस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस पूरी मैट्रिक्स को मैं नाम देने वाली हूँ ए, इस पूरी मैट्रिक्स को हम नाम देने वाले हैं x और इसको नाम देने वाले हैं b। अब हमारे पास ये आ गया ax इज इक्वल्स टू b। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में दोनों साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई, a इनवर्स का जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इधर a इनवर्स इंटू a आई हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई x से होगा तो ये x ही आएगा इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। और हमें करना क्या है, हमें इस x की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। यानी कि हम क्या करेंगे कि a जो ये a मैट्रिक्स हमारी यहाँ बनी थी इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसे b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ से एक चीज ये हमारे सामने आ रही है कि अगर हम x, y, z की वैल्यू जो भी वेरिएबल्स हमारे यहाँ दिए गए हैं उसकी वैल्यूज अगर निकालना चाहते हैं तो हमें a इनवर्स की जरूरत पड़ रही है। यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये व्युत्क्रमणीय होनी चाहिए या फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारी उसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर जीरो आता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके बेसिस पे अब हम कुछ केसेस लिखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे हम इस तरीके से लिख देंगे तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टिबल होगी मैट्रिक्स, इनवर्स इजीली निकल जाएगा। इनवर्स इजीली निकल जाएगा तो आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की एक यूनिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशन हम कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कंसिस्टेंट या फिर हम संगत भी कह सकते हैं, राइट। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जो कि सॉल्यूशन हमारा यूनिक भी होगा, यूनिक या फिर जिसे हम अद्वितीय कहते हैं। एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा यानी कि x, y, z की जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारी यूनिक वैल्यूज होंगी, राइट। अब दूसरा पॉइंट है, अगर सपोज हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो नहीं आता है तब क्या सिचुएशन बनती है उसको भी हम देख लेते हैं। देखो जैसे हम पहले भी जानते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हमारे पास तीन तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मतलब या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसको हम स्टडी कर लिया, या तो हमारे पास ऐसा भी पॉसिबल है कि उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करता हो, या तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये आती है कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो। तो पहला केस तो हमने देख लिया था, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा है तो ये चीज है। लेकिन दूसरे केस को हम देख लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो आ रहा है, राइट, और फिर अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ रहा है तो दो केसेस बनते हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए
को हम b से मल्टीप्लाई करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 है, ए इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए को b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका आंसर नॉन जीरो आता है, जीरो नहीं आता है अगर हमारे पास, तो हम कहेंगे इस तरीके की सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये हो जाएगी हमारे पास इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर या नल मैट्रिक्स, ये 0 नहीं है एक्चुअली, नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं आ रहा है। ये केस नंबर 2 है। केस नंबर 3 में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है और यही चीज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा ये भी नल मैट्रिक्स आ रही है, तो अगर ये नल मैट्रिक्स आ रही है तो इसमें हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी आ जाती हैं, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इसमें दोनों ही केसेस हो सकते हैं, या तो इसका नो सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है, या फिर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, असंख्य इसके हल निकलेंगे आपके पास, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो दो केसेस आपके पास आ गए हैं। इस अगर आप सिंपली जो है ये 3 केसेस आप देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तीनों चीजें हमारी कवर कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन को भी, नो सॉल्यूशन को भी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को भी। अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6, उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है, अगर जिन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर ले तो आप पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको सिर्फ ये बताना है कि जो आपके पास इक्वेशंस दी गई हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, दैट मीन उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप इसको ax = b की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आ रहा है तो सिंपली आप लिख देंगे कि अद्वितीय हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है, संगत है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है तो आप दोनों ही केसेस चेक करेंगे। पहले वाले केस में अगर जैसे आपने देखा था कि वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा है तो सिंपली इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और अगर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो आप लिखोगे कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 का। पहला क्वेश्चन है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। इसको अब मैं उसी ax = b की फॉर्म में लिखूंगी। ax = b की फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ कोफिशिएंट्स चाहिए, यहाँ कोफिशिएंट है 1, यहाँ है 2, यहाँ 2, 3, राइट। और हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा और b हमारे पास 2, 3 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास ax = b की फॉर्म में आ गया, राइट। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई की तो x = a इनवर्स b है। हमें इसकी वैल्यू वैसे नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ यही बताना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कि ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है असंगत। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 × 1 = 3 - 4, तो ये आ गया आपके पास -1। तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी कंसिस्टेंट है या फिर संगत है, राइट। ये हमारे पास आ गया, आप लिखेंगे यूनिक हल है इसका और ये कंसिस्टेंट है, राइट। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। अगर इसी में हमें x की वैल्यू निकालनी भी होती तो आप इजीली a इनवर्स निकालते हैं, उसको b से मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आता वही आपका x y z निकल आता। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं x + 3y = 5, 2x + 6y = 8 आपको गिवन है। फिर से हम तरीका यही है, आप ऐसे लिखिए 1, 3, 2, 6 x y and your 5, 8. Find determinant of a. Let us see what is the determinant of a. 6 × 6, 3 × 6, 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो फिर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सेकंड केस है या थर्ड केस है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैंने जो शॉर्ट तरीका बताया था आप उससे कर सकते हैं। इन दोनों को आप कर दीजिए इंटरचेंज, यानी कि 6, 1
और इन दोनों के साइन कर दीजिए चेंज, -2 -3, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि हमें इसको बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैं यही कर देती हूँ, बी तो मैंने मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। लेट अस सी इट। 6 5 30, 3 8 24, यहाँ पे कितना है 5 2 10 प्लस 8, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 6 और यहाँ पे -2, यानी कि ये नल मैट्रिक्स हमारा नहीं आ रहा है। अगर ये नल मैट्रिक्स हमारा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा केस है, सेकंड केस, जो कि इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत, राइट। तो इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, इसमें लेकिन आपको 3 क्वेश्चंस दी गई है, 3 वेरिएबल्स हैं x y z, और आपको ये बताना है कि ये हमारे कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + ay + 2az = 4। फिर से हम उसी तरीके से लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं हम। इसमें 3/3 की मैट्रिक्स हमारी बनेगी 1 1 1 2 3 2 2 3 2 एंड इट इज a 2a, राइट। और इस समय हमारे पास x हो जाएगा x y z, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 एंड 4, राइट। अब हमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट देखने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो 1 इसकी मल्टीप्लाई से 3 to the 6 a -2a, then -1, 2 into 2 4a -2a, राइट, प्लस 1 यहाँ से ये हमने किया तो 2a -3a। लेट अस कैलकुलेट इट। तो 6a - 2a दैट इज 4a, यहाँ पे 4a - 2a दैट इज 2a, माइनस की वजह से -2a हो जाएगा, यहाँ 2a - 3a दैट इज -a, राइट। तो 4a - 3a दैट इज a, और a आ रहा है तो a हम नॉन जीरो ही लेंगे, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो a तो 0 पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0 0, यानी कि 0 कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, तो a तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। दैट मीन वी आर गेटिंग नॉन जीरो नंबर। एक हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, संगत है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो कि यूनिक होगा, ये संगत है, राइट। इस तरीके से हमने बाकी के बचे हुए 6 तक क्वेश्चन करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूंगी। 7 से लेकर आपको 14 तक जो क्वेश्चंस करने, इवन 15 में भी आपको ए इनवर्स निकालना है और उसकी हेल्प से आपको इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। अब ये कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी कि सॉल्यूशन अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही होगा, यानी कि जो आपका ए बनेगा इसमें वो इन्वर्टिबल होगा ही, तभी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, राइट। तो ये हमने फिर से 5 2 7 3 लिखा, xy लिखा, = 4 and 5 लिखा, राइट। अब हमें इनवर्स निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। पहले तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। 5 to the 15 - 7 to the 14 दैट इज 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं इनवर्स निकालने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए का इनको अदला बदली कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 ही है। अगर ए इनवर्स आप यहाँ से निकालेंगे भी तो ए इनवर्स = ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, जो कि 1 ही है कि ए इनवर्स भी आपका निकल के यही आ गया, राइट। अब ए इनवर्स निकल गया, बी की वैल्यू हमें मालूम ही है। हमें मालूम है कि x = a इनवर्स b होता है। इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिएगा, ax = b, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू a इनवर्स b आ गई और x है हमारा x y, राइट।
तो ए इनवर्स की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, दैट इज 3 - 2 7 and 5 एंड बी की वैल्यू है 4 and 5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये साइन माइनस का 7 होगा, राइट, ये भी माइनस का 7 होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 3 4 12 -10, राइट, -7 × 4 -28, 5 5 25, राइट। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 12 - 10 is 2 and 28 - 25 is -3। तो x y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो यहाँ से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि x = 2 है और y = -3 है। तो हमने इनवर्स की हेल्प से, a इनवर्स की हेल्प से x y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको इसमें 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं x y z। इसका मतलब 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी हम कर लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के, एटलीस्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 15, राइट। तो क्वेश्चन नंबर मैं देखती हूँ 11। तो इसमें दिया है 2x - y = -2, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन इज, sorry, question number 11 is 2x + y + z = 1, then x - 2y - z = 3/2 and 3y - 5z = 9, right। तो फर्स्ट स्टेप इज सेम, हमें x = b की फॉर्म में लिखना है। तो 2 1 1 1 - 2 -1, राइट। यहाँ पे x नहीं है तो 0 हो जाएगा, 3 - 5 और यहाँ आ जाएगा x y z और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा =1 3/2 and 9, राइट। तो अब ये हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में आप क्या निकालते हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एज इट इज हमने रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 × 10 -3, राइट। -1 किया आपने, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो -5 आ गया। फिर आपने +1 किया, ये छोड़ा तो 3 आ गया, ये तो 0 ही हो रहा है। तो कितना आ रहा है ये 10 + 3 is 13, 13 × 2 = 26, राइट। और माइनस +5 + 3, हाउ मच यू आर गेटिंग। तो 6 + 5 11 + 3 14, यानी कि 34 आपके पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालने होंगे, आपको याद होगा। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए मैं लेती हूँ a11। a11 निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम आप छोड़ेंगे। -5 × 2 10 यहाँ पे -3 यानी कि +3 आ रहा है आपका, 13 आ रहा है a11। इसी तरीके से a12 निकालिए। a12 में साइन चेंज होगा बिकॉज 1 + 2 is 3, दैट इज अ ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो जो भी आंसर आपका आएगा उसका साइन चेंज होगा। पहले देख लेते हैं इसको हटा के। तो -5 × 5 -5 आ रहा है तो +5 हो जाएगा। a13 भी निकाल लीजिए आप। a13 में क्या होगा 3, राइट। फिर a21 निकलेगा इसी तरीके से। a21 इसको छोड़ेंगे तो -5 -3 -8 आ रहा है, तो लेकिन इसकी वजह से +8 हो जाएगा। ओके, a22 आप निकालेंगे तो ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो -5 × 2 -10 इज द आंसर, राइट। a23 के लिए इसको छोड़ा आपने तो 3 2 = 6, लेकिन इसकी वजह से 3 2 = 6 आ तो रहा है, लेकिन इसकी वजह से नेगेटिव होगा क्योंकि 3 + 2 फिर से विषम संख्या है। फिर a31 आप निकाल लीजिए। a31 के लिए इसको छोड़ेंगे, इस रो इस कॉलम को, तो -1 × -1 और -+2 दैट इज 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। a32, राइट। a32 भी निकाल लिया, इसको छोड़िए तो -2 -1 तो -3 आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, इसके बाद से माइनस लगाएंगे आप तो 3 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 3 + 2 is 5, अगेन ऑड नंबर। a33 आप निकाल लीजिए, -4 2 2 = 4 और -1 दैट इज -5। तो इस तरीके से आपके पास ये कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स आ गए तो अब कोफैक्टर्स, अब आपको कोफैक्टर्स तो आपके निकल आए,
आपने निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको याद हो तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या कर देते थे, ट्रांसपोज, इसको परिवर्त कर देते थे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, ये जो कॉलम है इसको रो बना लीजिए, 13, 8 और 1, राइट। यहाँ पे जाएगा 5, -10 और 3, यहाँ आपका हो गया 3, 6 और -5। ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आए, राइट। साइन एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे आपके पास 2, 3 में आपके पास क्या आ रहा था, ये A23 में आपके पास ये आएगा। इसको आप छोड़ेंगे तो 3 2 जा 6, पॉजिटिव नेगेटिव का 6 आ रहा है, यहाँ आपने पॉजिटिव लिख दिया तो ये गड़बड़ कर दिया ना आपने, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आपने 34 निकाल लिया है। तो अब एक्स वाई जेड निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। अगर इसी को मैं 34 से डिवाइड कर दूं तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन 1/34। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया, राइट। ए इनवर्स आपके पास आ गया है तो आप एक्स वाई जेड इजिली निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स इज 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, -6, -5, राइट। और यहाँ पे हमारे पास है 1, 3/2, 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/34 को तो बाहर ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 13 1 जा 13, यहाँ 3/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4 4 3 से 12 प्लस 9। यहाँ पे भी 5 1 जा 5, यहाँ पे इससे ये डिवाइड होगा तो 5 आएगा, 5 3 जा 15, माइनस का 15 एंड 3 9 जा 27, राइट। और यहाँ पे 3 1 जा 3, यहाँ पे भी इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 जा 9, माइनस का 9 और 9 45, राइट। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारे पास। ये तो 3 + 2 5 में 34 ही आ रहा है हमारे पास, और इसमें -10 -7 ये 17 आ रहा है, और ये आपका कितना आ रहा है, इसमें से 3 है -6 आप इसके साथ ऐड करेंगे तो 51 आ रहा है माइनस का, राइट। तो अब यहाँ पे ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू, जिसमें कि 1/34 बाहर है आपके पास। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, 34 को अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 34/34 1 हो जाएगा, 17/34 1/2 हो जाएगा, और -51/34 ये कितना आ जाएगा, इसको हम 17 से ही काट सकते हैं तो ये आ गया 3/2। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 एंड z की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। तो ये हमारा सोल्यूशन इसका आ गया है, ओके। तो इस तरीके से हमने जो है ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। अब हमारे पास इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी ए वैल्यू इसने दी है, इसकी हेल्प से ही आपको जो है निकालना है, वही ए है वो जो इक्वेशंस में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको आप समझिए, इक्वेशन बनाइए और सिमिलर मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।